हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। मान लिया कि यह एक वलय है। वलय अर्थात इंग्लिश में कहते हैं रिंग। ठीक है, यही जो रिंग अंगूठी आपने उंगली में पहनी हुई है, यही वलय का रूप है। ये इसका 3D फिगर बना रहे हैं, इसलिए आपको एक समान वृत्त की जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ये वास्तव में बोर्ड के आगे और पीछे का भाग है। ठीक है, तो ये मान लिया कि एक समान वलय लिया गया है। ठीक है, इस वलय की त्रिज्या जो है वो मान लिया कितनी है, वो मान लिया स्मॉल ए है। इस वलय की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए मान लिया। कितनी त्रिज्या है, स्मॉल ए है। ये वलय का केंद्र है ओ। इस वलय पर एक समान रूप से आवेश को क्या किया है, वितरित कर दिया है। माना इस वलय पर क्यू आवेश को समान रूप से क्या कर दिया, फैला दिया गया है, वितरित कर दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताइए, वलय के केंद्र ओ से, वलय के केंद्र ओ से, ठीक है, किन दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर मान लिया कोई पॉइंट है P। वलय के केंद्र O से x दूरी पर मान लिया कोई पॉइंट क्या है, P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वलय पर जो आवेश दिया है, ये आवेश पूरे वलय पर वितरित हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी एक बिंदु पर ज्ञात कर ली जाए तो वही तीव्रता या उसी की जैसी तीव्रता पूरे वलय पर होगी, अर्थात वलय के सरकमफ्रेंस पर होगी, परिधि पर होगी। तो ऐसा करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो वलय है ये छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग, ऐसे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये मार्कर ही है, तो मार्कर क्या है, छोटे छोटे प्लास्टिक कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही ये वलय जो माना गया है ये भी मान लिया कि छोटे छोटे पार्ट से, भाग से मिलकर बना हुआ है। तो अगर यहां छोटा सा भाग है तो ये आवेश इस छोटे से भाग पर, मान लिया ये छोटा सा भाग कितना है, AB है। ठीक है, मान लिया ये रेखांकित या छायांकित कह सकते हैं, कलर्ड जो पार्ट है वो कितना है, AB। अब जब पूरे पर आवेश Q है तो इस छोटे से भाग पर आवेश कितना होगा, DQ होगा। ठीक है, इस छोटे से भाग को, ठीक है, इस छोटे से भाग को अब हम बिंदु P पर मिलाते हैं, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। ठीक है, इस छोटे से भाग को, इस छोटे से भाग से ये कह सकते हैं कि बिंदु P को मिलाते हैं, क्योंकि हमको कहाँ तीव्रता निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर निकालनी है। और ये दूरी जो बिंदु AB के भाग से बिंदु P को मिलाई गई है, ये दूरी मान लिया कितनी है, स्मॉल r है। कितनी दूरी मान लिया, स्मॉल r मान लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या करेंगे, इस DQ अवयव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे और तीव्रता ज्ञात करने के पश्चात जैसे DQ के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी, ठीक उसी प्रकार सिमिलरली ही पूरे वलय के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, जैसे किसी एक पतीले में अगर चावल पक रहा है, एक दाना उठाकर देखते हैं, अगर वो पका हुआ होता है तो इसका मतलब हो गया कि पतीली का पूरा चावल पका है। कि एक एक दाना निकाल चेक करेंगे, एक दाना निकाला चेक किया पका नहीं, दूसरा दाना निकाला चेक किया पका नहीं, तीसरा दाना निकाला चेक किया पका नहीं, ऐसे से पूरा दाना निकाल के थोड़ी चेक किया जाएगा। एक दाना निकाल के चेक कर लेंगे, अगर वो पका है तो पूरा पका होगा। ठीक वैसे ही इस DQ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। DQ के कारण जितनी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक वैसे ही पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस DQ के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लिया ये झुकाव या ये कोण कितना है, थीटा है। इस रेखा को, किस रेखा को, OP रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया ऐसे, और ये जो रेखा आ रही है AB अवयव से, अवयव खंड से, इस रेखा को हमने आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिया। तो अगर ये कोण थीटा है तो बेटा ये कोण कितना होगा, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर बिंदु P पर ठीक है, AB अवयव खंड पे जो त्रिज्या ली गई है, जो दिख रही है, इसके समांतर एक रेखा खींची जाए तो ऐसी तो रेखा प्राप्त होगी, या बिंदु P पर कह सकते हैं लंबवत रेखा खींची जाए तो ऐसी तो प्राप्त होगी, बिल्कुल प्राप्त होगी। अब आप देखो
जब इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी तो ऐसी रेखा कहां हम खींच सकते हैं, नीचे की ओर भी खींच सकते हैं, इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये रेखा खींचने का मतलब क्या है कि अगर ध्यान समझिएगा बिंदु P पर अवयव खंड D के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जब आवेश छोटा लिया गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, छोटी होगी, अर्थात E नहीं दिखाई जाएगी। किसे दिखाएंगे, DE से। D क्या है, अल्पांश भाग छोटा भाग। ठीक है, अब आप देखो इस DE को आप देख सकते हैं क्रमशः दो रेखाएं, एक रेखा कौन नीचे की ओर, एक रेखा कौन ऊपर की ओर, अर्थात एक क्षैतिज और एक कौन ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में बोले तो एक हॉरिजॉन्टल, एक क्या वर्टिकल। दो रेखाएं इस रेखाओं के DE भाग, इस रेखा DE के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान DE के वियोजन का कार्य कर रही हैं। यह कौन सा वियोजक घटक होगा, यह कहलाएगा क्षैतिज घटक। यह कौन सा घटक होगा, यह कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। अब आप देखिए, आपको पता ही होगा जो कोण से लगा घटक होता है, ये कोण है और इसी से लगी ये रेखा है, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रही है, तो ये घटक दिखाएगी नहीं। इसके अतिरिक्त जो रेखा बचेगी, कौन सी, कोण से लगी रेखा होगी, वो सदैव कॉस थीटा होगी, याद रख लीजिए। तो यहां पर बेटा जो ये घटक मिलेगा वो क्या होगा, DE cos थीटा। अब जब ये DE cos थीटा हुआ तो इसके अपोजिट जो लंबवत घटक होगा, घटक हमेशा लंबवत स्थिति में टूटता है, इस तरीके से होना चाहिए। अगर एक रेखा वर्टिकल है तो एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल दूसरी कैसे होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। दोनों के बीच हमेशा 90 अंश कोण बनना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच कितने अंश कोण बन रहा है, 90 अंश कोण बन रहा है। तो घटक हमेशा 90 अंश पे टूटते हैं। अब आप समझो, अगर एक DE cos थीटा होगा जिसके अपोजिट ये क्या बन जाएगा, DE sin थीटा। अच्छी बात है। ऐसे ही अगर वियोजन इधर भी किया जाए, ध्यान समझिएगा, ऐसे ही वियोजन ऊपर की तरफ किया जाए, यहां पर कोई अवयव खंड ले लें, यहां पर हम कोई अवयव खंड ले लें एक ऐसे, ठीक है, और इस अवयव खंड को अगर हम इससे मिलाएं, यदि हम इस अवयव खंड को बिंदु P से मिलाएं तो और रेखा को आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये अवयव खंड अगर DQ आवेश के कारण होगा तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, DE मिल जाएगी। और जब ये DE मिल जाएगी तो फिर देखो इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, इसी रेखा पर क्षैतिज घटक होगा DE cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, DE sin थीटा। ठीक है, अब आप देखो क्यों ऐसा हो गया। अब आप बताओ, अगर ये कोण थीटा है तो बेटा ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, थीटा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो, ऊपर वाली कहानी नीचे बन जाएगी। अगर ये झुकाव यहां से लेकर यहां तक चलना, इसे थीटा मान लिए, इससे थीटा मान लिए, तो इसका शीर्षा मुख ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं DE sin थीटा ऊपर भी है, DE sin थीटा नीचे भी है। DE का मान कितना होगा ये नहीं पता है, तो DE का मान निकाल लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा है, बिंदु आवेश कण 1/4πε0, ठीक है, क्या Q अपान कितना, r²। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, DQ आवेश था तो क्यों नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DQ लिखेंगे। और जैसे DQ आवेश लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, स्मॉल DE हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आवेश छोटा लिखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। D अपान कितना सूत्र होता है, r²। r² मतलब उस आवेश से जहां पर तीव्रता निकालनी है वहां तक की दूरी, इस आवेश खंड से जहां पर तीव्रता निकालनी है बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल r का क्या, स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अब आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं DE की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आप देखो यहां पर, ये देखिए ये है DE sin थीटा, नीचे भी क्या है, DE sin थीटा। DE sin थीटा, DE sin थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, और DE की वैल्यू यहां रखी जाएगी, सेम टू सेम यहां भी रखी जाएगी। DE sin थीटा, DE sin थीटा दोनों की परिमाणिक वैल्यू, मतलब परिमाण में मान समान है, न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, दिशाएं विपरीत हैं, तो इसका परिणाम में क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। वेक्टर वैल्यू जो होती है अगर विपरीत दिशाओं में होती है तो घटा लेते हैं। समान मान होने के कारण, DE sin थीटा, DE sin थीटा होने के कारण, समान मान होने के कारण इनमें से वही चीज घटाने पर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अर्थात DE sin थीटा, DE sin थीटा 0 हो जाएगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। परंतु DE cos थीटा ये एक दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, पूरे वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू देंगे, किसके कारण, Q आवेश के कारण। तो अब बताइए, अगर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाए, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र वाले कारण संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग्ड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
DE cos थीटा, E इज इक्वल टू कितना, DE cos थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना, DE cos थीटा। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि DE cos थीटा क्या है, एक पार्ट में यहाँ एक पार्ट में यहाँ, ऐसे ही अलग अलग वलय के खंड खाड़ निकालोगे, ऐसे अलग अलग भाग मिलेगा। तो सब संपूर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, संपूर्ण का मतलब ऐड कर देता है सबको। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो dq/r², और आगे कौन है भाई, cos थीटा, तो cos थीटा लिख दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप देखो इसे क्या मान लिया। अब आप इधर देखो, यहां पे जगह है, इधर लिख दे रहे हैं। अब देखो r² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r² की वैल्यू कहां से निकलेगी। देखो यहां पे अगर ट्रायंगल देखिए इसे अवयव खंड माना गया है, तो इसे आप मान लीजिए PO, इसे मान लो कोई पॉइंट मान लो R मान लो, चलो, या S मान लो, चलो S मान लो। ठीक है, अब बताओ यहां से देखो ट्रायंगल OPS, ट्रायंगल OPS, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल OPS, इसमें देखिए ट्रायंगल OPS, इस OPS में देखो ये एंगल थीटा है, और ये आपको निकालना है, ये क्या है, इसका कर्ण है। कर्ण जो होता, और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पता है आपको क्या, कर्ण पर बना वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो अब r² बराबर क्या हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, माने x² प्लस कितना a²। ठीक है, इसका हो गया मान, इसका स्क्वायर बराबर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब बताओ यहां से, ठीक है, r² की वैल्यू निकाल लिए, अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए, एंड cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पे देखो थीटा है, ये समकोण त्रिभुज OPS में चल रहे हैं, थीटा है ये, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब से लगी भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद आ रहा हो तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो अब लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आधार क्या हो जाएगा OP, आधार क्या हो जाएगा बच्चों, OP हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण देखो P से कहां तक, S तक, कर्ण क्या हो जाएगा P से कहां तक, S तक, अर्थात PS। ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है X, OP की वैल्यू कितनी है X, और ठीक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है बताइए, कर्ण की वैल्यू है R, कितनी है कर्ण की वैल्यू R। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या मिला, cos थीटा बराबर मिला x/r। ठीक है, और R की वैल्यू अगर देखी जाए तो x/r, R की वैल्यू देखी जाए तो r² बराबर इतना है, देन अथवा करके लिख सकते हो r बराबर कितना हो जाएगा, अगर r बराबर लिखा जाए तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। तो r के यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस a² की पावर कितनी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब वैल्यू जो निकाले हैं इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और यहां पे लाकर रख लो, तो क्या मिलेगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाया, फिर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r²। ठीक है, क्या है dq/ कितना r², तो r² की वैल्यू निकाले हैं, ऊपर कितना निकाले हैं x² प्लस a²। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं माने 1 मान सकते हैं, और इनटू फिर देखो क्या है cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हो, x/x² प्लस a² की पावर कितनी, हाफ। अब इसे आप ले सकते हो E इज इक्वल टू, देखते रहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन देखते रहिए, इंटीग्रेशन भी रोके हुए हैं कुछ देर के लिए, x/, ये देखो x² प्लस a² पावर 1, x² प्लस a² की पावर हाफ, 1 में हाफ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, x² प्लस a² की पावर 3/2। भाई 1 में हाफ जोड़ोगे 3/2 पावर हो जाएगा। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन dq। ठीक है, और आपको पता है इंटीग्रेशन dq का कितना होगा, q होगा, कितना होगा, q होगा। कैसे निकालेंगे, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, x² प्लस a² की पावर कितना 3/2, और यहां पर देखो कोपचे में, भाई कोपचे में देखो इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू q होगा। कैसे होगा, आपको फार्मूला पता है क्या,
कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n+1 अपान n+1, इसका यूज करेंगे। मैं इस फार्मूले के जैसा इसे बना रहा हूं, देखो कैसे बना रहा हूं। फिलहाल तो मैंने आंसर लिख दिया था, लेकिन कैसे बनाऊं देखो। इंटीग्रेशन डी क्यू का करना है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी क्यू लिख सकते हैं। यहां पर एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लिख सकते हो इसे इंटीग्रेशन 1 की जगह पर q की पावर नॉट माने q की पावर 0। q की पावर 0 मीन्स कितना 1। q के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि d के साथ क्या है q, तो जब d के साथ q है q के पदों में लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। माने इसके चेहरे जैसा चेहरा बन जाएगा, और इसके चेहरे जैसा चेहरा बनाने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो q नॉट हो जाएगा इंटू कितना dq। अब आप देखो इंटीग्रेशन है, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी, यहां x पावर n है, यहां q की पावर 0 है, इंटू डी क्यू डी एक्स है, यहाँ पर इंटू डी क्यू है, माने x के यहाँ पर q है और n के जगह पे 0 है। तो क्या मिलेगा, x के जगह पर क्या मिल जाएगा आपको, देखो q मिल जाएगा, और n के जगह पर 0 मिल, 0+1 अपान कितना 0+1। बच्चों क्या बन गया, q की पावर 0+1 माने 1 अपान 1 मीन्स क्या बन गया q। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर q मिला और हम यहाँ पर लिख सकते हैं q। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E इक्वल टू कितनी मिली है 1/4πε0 QX। ठीक है, QX इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या Q इंटू कितना x, QX अपान x² प्लस a² की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां से कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो हमारे और आपके बीच होंगी, और आपको बताना होगा कि उस स्पेशल बातों से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये पॉइंट P वलय के पास चला आ जाए या ये पॉइंट P वलय से बहुत दूर चला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए देखते हैं आगे का। देखो अच्छा बच्चों बताओ, अब बताइए ये पॉइंट P जो है, पहला केस है, समझिए केस फर्स्ट है। अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P पॉइंट O पर आ जाए, अगर बच्चों ये पॉइंट P खिसक कर पॉइंट O पर आ जाए, वलय के केंद्र O पर आ जाए, जो बिंदु P वलय के केंद्र O से x दूरी पर लिया गया था, ये माना जाए कि ये पॉइंट P कहां चला आ जाए, वलय के केंद्र O पर आ जाए, तो क्या होगा, तो ये जो दूरी मिली है आपको x, देखो ध्यान से, धीरे 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 खिसकाते 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 यहां तक ले आओ। बच्चों बताओ ये दूरी जब खिसक 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 कर O पर आ रही है, तो ये जो दूरी x है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये दूरी 0 हो गई बच्चों, तो ये मान जो O की वैल्यू, O से P तक की वैल्यू x है, ये वैल्यू जब 0 हो गई और 0 उठाकर यहां रखो, किसमें, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, और इक्वेशन थर्ड में रखो, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखो, यहां देखो धीरे से रखा हुआ है x की वैल्यू 0 रखो। तो आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर हम पूरा ऐसे लिख कर 1/4πε0 q बटे x² प्लस a² की पावर 3/2 लिखें और फिर गुणे x की वैल्यू 0 रख दें, तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माने इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर ये बिंदु P है, बिंदु O पर आ जाए, माने वलय के केंद्र पे आ जाए, तो पूरे वलय की जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नंबर 2 केस देखते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने कहा कि पहला तो नंबर 1 था कि ये बिंदु P वलय के केंद्र पर आ जाए, नंबर 2 जो बिंदु P है ये वलय के केंद्र से बहुत दूर चला जाए, जितनी दूर रखा उससे भी दूर, तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में ये x की वैल्यू का बड़ी हो जाए, किससे, इस त्रिज्या a से, और दूर कहा जाए, बहुत दूर चला जाए, दूर 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 दूर, बोर्ड से भी दूर, बहुत दूर चला जाए, उस अवस्था में x की वैल्यू a से बड़ी नहीं, बहुत बड़ी होगी। माने x टू ग्रेटर एंड वेरी ग्रेटर टू a, x की तुलना में a की तुलना में x क्या हो, काफी बड़ा होगा। जब a की तुलना में x काफी बड़ा होगा, उस अवस्था में a की वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी,
जब ये काफ़ी बड़ा है तो इसका मतलब ए क्या है, काफ़ी छोटा। तो फिर से चलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जब ए काफ़ी छोटा है माने बहुत छोटा हो गया, तो ए की वैल्यू को क्या मान सकते हैं, 0, दैट इज ए इक्वल टू 0 मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। से माने माना, मान लिया। तो अब बताओ ई इक्वल टू क्यों मान लिया, क्योंकि x की तुलना में ए काफ़ी छोटा है इस कंडीशन से, क्योंकि अब वलय के केंद्र से बिंदु P क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड पे आओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 0, और इसकी पावर कितना 3/2 लिख सकते हो। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स की स्क्वायर, देखो 0 हो गया, जोड़ कोई फर्क नहीं होगा, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स का क्यूब। अब देखो 3 घात यहाँ पे है, 1 घात यहाँ पे, 1 घात इससे कट गई, क्या मिला E इक्वल टू मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपान कितना एक्स स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये इक्वेशन 4 है, और इसको पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको बताया गया था, माने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही प्राप्त हुआ था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर। खुद सोचो, अगर ये बिंदु जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है ये बहुत दूर हो जाएगा तो अपनी आंखों से कैसा दिखेगा, एकदम बिंदु जैसा, बहुत दूर चला जाएगा तो कैसा दिखेगा, बिंदु जैसा। अगर तुमसे दूर कोई व्यक्ति चला जाए, जाते जाते बहुत दूर चला जाए, कैसा दिखेगा, बिंदु जैसा। तो इसका सूत्र भी वैसे ही प्राप्त होना चाहिए जैसा दिख रहा है। तो अगर ये बहुत दूर चला जाएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, वलय के केंद्र पर ऐसा रिएक्ट करेगा जैसे कि ये वलय का केंद्र इसके लिए कैसा काम कर रहा हो, बिंदु आवेश जैसा। माने पूरे वलय से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए कैसा हो गया, एकदम बिंदु जैसा हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखो यहां, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे तो सिद्ध कर दिया मैंने, केंद्र पर 0 होगी, और बहुत दूर जाने पर सिद्ध कर दिया कि इसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो बिंदु जैसा, चाहे इतना बड़ा वलय लिए हो, कैसा काम कर रहा है, ये एक बिंदु जैसा काम कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के लिए। तो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां होगी, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, ये कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छी बात है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब आप देखो यहां पर ए, आर और एक्स में क्या वेरिएबल है, क्या परिवर्तित हो रहा है, x परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हम पॉइंट P को O पे लेके आ रहे हैं और पॉइंट P को ही O से बहुत दूर लेके जा रहे हैं, माने यही परिवर्तित हो रहा है x, ये तो मानी गई वैल्यू है, यही परिवर्तित हो रहा है, और ये इसकी त्रिज्या है जो कि बदलेगी नहीं, घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो x के साथ अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन करें, अर्थात क्या करें, अर्थात ddx ऑफ E निकालें, ddx ऑफ E माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर अगर वह मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा अगर किसी फलन का वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन किया जाए और वह 0 के बराबर हो जाए तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है, माने वहां पर जो फलन होगा वो क्या होगा, अधिकतम मान देने वाला होगा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वलय के कारण, और x क्या है, वेरिएबल है। अगर x के साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो परिवर्तन निकाल लिया जाए और वह क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। चलिए निकाला जाए, देखो क्या हो जाएगा। देखो भाई यहां पे आपको क्या मान मिला है ddx ऑफ ई की वैल्यू, देखो इसको ध्यान से देखते रहना, ई की वैल्यू यहां पे लो, क्या लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू एक्स डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक है, ये ले लिया मैंने, इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले से यूज किया हुआ है मैंने, तो इसे बड़े ब्रैकेट में कर दिया। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अच्छी बात है, 0 होना चाहिए तो 0 किया जाएगा अभी। उससे पहले आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि q x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो q क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद क्या किया, बचा यहाँ पर
डी डी एक्स, देखते रहो डी डी एक्स, ठीक है। इसके बाद x अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितना 3/2 हो जाएगी और ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटू करना है, इसको भेज दो 0 की ओर, ये 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ, अभी 0 हो गया तो अब क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, देखते रहो भाई, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू, ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगा। पावर प्लस में है, पावर क्या हो जाएगी माइनस में जो ऊपर जाएगी, इज इक्वल टू कितना 0। अब इसका अवकलन करिए, देखिए इसे प्रथम पद मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए पूरे को द्वितीय पद, ठीक है। अवकलन का नियम आपको पता होगा, प्रथम पद रुका द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद रुका प्रथम पद का अवकलन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम पद को रोक लीजिए, x को रोक लिया, या पहले आप एक काम करो, आसान करना हो तो आप इसे ही फर्स्ट मान लो, इसे ही सेकंड मान लो, ठीक है। तो प्रथम पद रुका एक्स स्क्वायर, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रथम पद इधर करो, प्रथम पद या उधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे जिसे ही मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, प्रथम पद रुका, इसकी पावर -3/2 रुक गया, प्रथम पद रुका द्वितीय पद का अवकलन, द्वितीय पद का अवकलन क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ किसका x, द्वितीय पद क्या है x है, प्लस द्वितीय पद रुका माने x रोक लिया, फिर प्रथम पद का अवकलन डी डी एक्स ऑफ किसका अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितना -3/2। अब इसको क्या करना है, इसको इक्वल टू करना है किसके 0 के, ठीक है। अच्छी बात, अब आगे बढ़िए। अब आप देखो इसके बाद क्या करेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 और x का x सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 1 मान सकते हो, 1 आगे आ जाएगा, 1 n की जगह पर आगे आ जाएगा, फिर x की पावर 1-1 माने कितना 0, 1 में से 1 घटा करो 0 हो जाएगा, x की पावर 0 मीन्स कितना 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। अब आप देखो क्या हो जाएगा x, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसी फार्मूले से देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n से, तो n के जगह पे कौन है -3/2, पहले आगे आ जाएगा, देखो n x की पावर n-1 आगे आ गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे x की पावर माने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 -1, देखो n के जगह -3/2 फिर 1 है ना, फार्मूले वाला 1, इसको अगर हम जोड़ दें माइनस कॉमन लेके तो -3/2 में एक जोड़ो कितना है, सॉरी 3/2 में एक जोड़ो कितना आएगा 5/2, तो हो जाएगा 5/2 माइनस के साथ, ठीक है। एक लाइन ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब इसके बाद ये जो है फलन के अंदर फलन, अभी तो मैंने इस पूरे का अवकलन किया है, लेकिन अभी इस ब्रैकेट के अंदर का अवकलन नहीं किया, तो अब इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष इस a स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन इस फार्मूले से चलेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2-1, 2 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, माने x की पावर 1, x की पावर 1 मीन्स x, जो कि यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू कितना 0। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की -5/2 है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर -3/2 है। हम क्या किए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन ले लिया। आप कहोगे गुरुजी इसमें तो कॉमन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कॉमन ले लिया, फायदा क्या अभी देखना। इसमें हमने कॉमन लिया है, मतलब इसमें क्या रहा होगा कॉमन ले लिया। आपको पता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, मतलब इस पद से, पहले इस पद को ही देख लो आप, चलो इस पद को देखो फिर इसको देखते हैं। इसमें देखो आप ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा, देखो यहाँ पे -3 बचा है ना, और x इंटू एक्स माने क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। और प्लस इसमें से जब आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या बचा, आप देखो यहाँ से, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें से -5/2 कॉमन लेने पर पावर में इतना बचा। आपको कैसे बचा, अभी अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनना चाहिए जो ऊपर लिखा है। क्या इसका अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है, देखो -5/2 में +1 जोड़ो क्या आएगा, देखो एलसीएम ले लो 2, -5 + 2 = 2,
क्या आया, -3/2 आया कि नहीं आया? यहाँ पे -3/2 -3/2 पहले था कि नहीं था? तो मतलब अगर ये कॉमन लेने पर जो भी अंदर बच रहा है उसका इसमें गुणा करने पर वही बन जाए जो पहले था, तो कोई दिक्कत नहीं होती है कॉमन लेने के पश्चात। तो देखो यहाँ पर ये मैंने कॉमन लिया है और इसका अंदर गुणा कर दिया, ये बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आप देखिए, अब या तो ये पूरा 0 या ये 0। जब ये 0 करेंगे आप, ये 0, तो ये 0 नहीं होगा, और इसे 0 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो चूंकि या तो कहा जा रहा है, तो अब बताओ, यदि ये 0 ना हो, यदि ये 0 ना हो तो क्या होगा, ये 0 होगा। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, x², देखते रहिए अंदर, +a², ठीक है, माइनस, ये प्लस में है तो इसको पहले लिख दिया, ये माइनस में, 3x² इक्वल टू कितना, 0। अब आप बताओ क्या मिलेगा, a² प्लस में पहले लिख दिया। अब इस -3 में से एक घटाओ, क्या मिलेगा, -2x² इक्वल टू कितना, 0। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अब आप देखो, ये इसको इधर भेज दो, तो -2x² इक्वल टू -a², माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। अब बताओ आप, x² इक्वल टू कितना, a²/2, बोलो भाई, x² इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, देखते रहो, √a²/2 लिख सकते हो। x इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी, x इक्वल टू प्लस माइनस a² पे अंडर रूट है तो a हो जाएगा, ये अपान कितना, √2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी त्रिज्या के 1/√2 भाग के मान के बराबर होगी। माने रेडियस में अगर रेडियस में √2 का डिवाइड किया जाए तो वहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस वलय के केंद्र के प्लस का मतलब दिखा रहा है दाईं ओर, माइनस का मतलब दिखा रहा है बाईं ओर, मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा, s अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, x अक्ष के धनात्मक ऋणात्मक दिशा में रेडियस के वैल्यू में √2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू होगी वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैक्सिमम इंटेंसिटी वलय के कारण जो होती है वो कितनी होती है, a/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक देना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।